कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः स्वागत है। मैं चाहूँगा हमारे जो कैमरामैन है वो धीमे जो रूपचंद नागर जी हैं, जो कि पूरे गाजियाबाद एनसीआर और पूरे देश में एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, वो समाज सेवी के साथ साथ एक बहुत अच्छी वैद्य है। और आपका जो वैद्य का अनुभव अगर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि कम से कम 1 या 2 दिन तक का इंटरव्यू मुझे करना पड़ेगा। आप लोग का पुनः स्वागत है हमारे बीच में। रूपचंद नागर जी बैठे हुए हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सर्वप्रथम मैं यही चाहूँगा कि आपको लोग एक समाज सेवी के रूप में जानते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो लोग आपको मान सम्मान और स्नेह और प्यार देते हैं वो वैद्य के रूप में देते हैं। और वैद्य की परिपाटी अगर देखी जाए तो ये कई सदी पुरानी है। डॉक्टर तो अब होना शुरू हुए, वैद्य बहुत, जब रामायण था, संजीवनी जो बूटी थी, आपको याद होगा सर। तो सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि कम से कम शब्दों में गागर में सागर भर दें हमारे दर्शकों को कि रूपचंद नागर क्या हैं। आवाज़ तेज करिएगा सर। सबसे पहले तो श्रीवास्तव जी मैं आपका धन्यवाद कर दूं, और आपके धन्यवाद के साथ में नई साल की शुभकामनाएं आपके दर्शकों को दे दूं कि परमपिता परमेश्वर पूरे देश के जो नौजवान साथी, युवा, सब नई साल की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। साथ के साथ में 22 तारीख को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है और पूरा का पूरा वर्ल्ड इस तरफ देख रहा है। मैं प्रभु श्री राम के आगमन पर सारे देशवासियों को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसके बाद आपने क्वेश्चन किया है आयुर्वेद का, जी, वैद्य का। नहीं सर, आयुर्वेद को हम लोग बाद में जाएंगे। बहुत सारे सामाजिक संगठनों से आपका नाता रहा है, वास्ता रहा है, तो संक्षेप में अगर 1-2 जो बड़ा आपने कार्य किया उसके बारे में बताएं, उसके बाद हम लोग वैद्य के बारे में बात करेंगे। देखिए, वैसे तो मेरी नज़र में बड़ा छोटा कुछ नहीं है, सारे बराबर के हैं, क्योंकि जितना भी काम मैंने किया है, सबसे बड़ी बात तो ये है प्रभु का विशेष आशीर्वाद मुझ पर रहा। जितने भी आंदोलन मैंने आज तक किए हैं वो सारे के सारे सफल हुए हैं। जी जी। और इसमें जनता का भरपूर प्यार दिया है, और उससे भी ज़्यादा प्यार मुझे मेरी लेखनी ने दिया है। और गणपति महाराज की जो मेरी पर विशेष कृपा है, जब मेरी लेखनी चलती है तो उस लेखनी को काटने की हिम्मत बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनमें भी नहीं पड़ती। यही कारण रहा है कि मेरा आज तक के सारे आंदोलन सफल रहे। सर, जो आपका सबसे बड़ा आंदोलन जो मैं देखता हूँ कि सुबह जब मैं कभी आता हूँ, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10-12 साल से देखता हूँ, तो सुबह आपका जो दरबार होता है वो भरा रहता है। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि उसमें बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, लेकिन उनसे जब मैंने पूछता हूँ तो कहते भाई मैं यहाँ आया था निराश होके, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि रूपचंद नागर जी से यहाँ कैंसर का भी इलाज होता है। तो सर, बड़ी प्रसन्नता होती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि इसका रुझान कैसे हुआ, कब आप इस क्षेत्र में संपर्क आपको हुआ? देखिए, पहली बात तो पिछली बात अधूरी रहेगी आपकी। जो कार्यक्रम चल रहे थे उसमें एक कांवड़ की समस्या बड़े पूरे देश के लिए बड़ी, और ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी भारी समस्या थी। पुरकाजी, रुड़की, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, ये सब संवेदनशील, क्या बल्कि अति संवेदनशील एरिया हुआ करते थे। और उसमें भी ये 5 इसमें यूनिवर्सिटी पढ़ती हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, सब बंद हो जाते हैं, किसानों का सारा काम बंद हो जाता था। तो मेरे 3-4 साल की मेहनत से मैंने ये सिद्ध किया, देखा कि यहाँ से लोग बड़े परेशान हैं। तब मैंने माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट करी, और ये जो कांवड़ यात्रा है जो चौधरी चरण सिंह के नाम पर बनाई गई है कांवड़ यात्रा, इसको मैंने वहाँ से आदेश कराया और लोगों को बड़ी राहत मिली। जो चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग हरिद्वार से लगा करके गाजियाबाद तक नहर के किनारे तो मैं समझता हूँ कि इसमें लगभग ज़्यादा भी नहीं तो जैसा मैं समझता हूँ लगभग 20-25 लाख आदमियों को लाभ हुआ है। जिसमें ये किस सन की बात है सर? ये मैं 5 साल लगे थे मुझे
लगभग मैं 95 में शुरू हुआ था, 93 में शुरू हुआ था, बल्कि 93 से लगा करके, और 95 में जा करके मैंने यूँ आगे चलाता रहा, और 97 में जा करके फिर बहुत पीछे शुरू किया। फिर मैं हाई कोर्ट में 2003 में गया था, तब ये ऑर्डर हुआ था। नागर साहब, जो हमारी आपकी बातचीत हो रही थी कांवड़ यात्रा के बारे में, जो आपने बताया कि काफ़ी संघर्ष करके आपने स्टार्ट किया, थोड़ा सा बताइए सर। तो कांवड़ मार्ग का यात्रा का जो मार्ग है वो बन चुका है, और उस पर लोग मेरे विचार से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 20 लाख आदमियों को उससे लाभ हुआ है, सरकार को भी लाभ हुआ है, जो लोकल छोटे मोटे इधर उधर के गांव हैं उनको भी लाभ हुआ है। मुझे पूरे क्षेत्र में पर्यावरण पुरुष के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण पुरुष की उपाधि मुझे सेंट्रल होटल दिल्ली में दी गई थी, और वो दी गई थी गजरौला में जो वैम ऑर्गेनिक केमिकल कंपनी है, और पूरे गजरौला का सारी गंदगी है वो उसमें डाल दी गई थी। उस नदी का नाम बगद नदी है, जो गंगा नदी के पैरेलल है। किस सन की बात है? ये 2001 से लगा करके, और आज तक भी उस पर मुकदमा चल रहा है। अच्छा। मैं हाई कोर्ट में गया हूँ, पहले उसे बता दूं मैं आपको। जब मैंने वहाँ देखा पूरे बगद नदी जो वहाँ से चलती थी गंगा के पैरेलल, सन 1971 में एक रामगंगा पोषक नहर का निर्माण हुआ। वो पानी कालागढ़ बांध से आकर के और नौरारा बिजली घर के लिए दिया जाता। जब वो नहर बनी तो वो बगद नदी को बंद कर दिया गया। मेरा ये मानना है, जो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि कभी भी किसी भी नदी को बंद नहीं किया जा सकता, यानी कि उसकी हत्या नहीं की जा सकती, और उसकी हत्या कर दी, वो बंद हो गई। उसके बाद गजरौला का सारा गंदगा पानी उसमें डाल दिया गया, और उससे बबराला तक का जो आदमी था, लगभग उससे 5 लाख आदमी परेशान थे, उस पानी को पीते थे। मैंने उस पर काफ़ी लिखा पढ़ी करी, फिर मैंने सर्वे किया, तो सर्वे में ये निकल कर के आया कि यदि ये पानी लगातार 25 साल तक चलता रहा तो इसमें पानी नीचे जो गंगा उसका ग्राउंड वाटर है वो इतना पॉल्यूटेड हो जाएगा कि आने वाले समय में वहाँ के जो लोग हैं वो संतान पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगे। मुझे बड़ी पीड़ा हुई, फिर मैंने इस पर लिखा पढ़ी करी, और फिर उसके बाद मैंने बबराला से गजरौला के लिए एक पदयात्रा करी, और वहाँ हमने जाकर के उसको बंद किया। फिर मैं उसी दौरान में मेरे एक मित्र थे, क्या नाम है, खड़गवंशी, जगमोहन खड़गवंशी नाम के, जो मेरे अध्यक्ष हुआ करते थे। तो हमने वहाँ नाम जब दिया था बगद नदी प्रदूषण मुक्ति मोर्चे के नाम से संस्था बनाई थी। उसके अध्यक्ष थे और मैं उनका सेक्रेटरी था। उसी पीरियड में उनकी हत्या करा दी गई। अब ये तो मैं यहाँ मंच पर या इस पर नहीं कह पाऊंगा वो किसने कराई, लेकिन वो सीधा सीधा इशारा था, और वहाँ से मैं पंगु हुआ। मैंने सोचा कि कल को मेरा भी नंबर आ जाएगा जब मैं इन बड़े लोगों के खिलाफ टकराऊंगा। तो फिर मैं सीधा हाई कोर्ट चला गया। तो 2003 में मैं हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट में मैंने रिट करी, और वहाँ से फिर आदेश हुए, प्रदूषण बोर्ड बना अलग से, और बहन मायावती की सरकार थी, उन्होंने वहाँ पे इंक्वायरी कराई, और फिर उनमें कई फैक्ट्रियाँ सील हुई, जिसमें माननीय चेतन चौहान जी की फैक्ट्री भी थी। सील होने के बाद में फिर काम ठीक चला, और फिर स्टे हुए कई कंपनियों पर, फिर उन्होंने प्लांट लगाए, और आज वो पानी ठीक चल रहा है। तो 5 लाख लोगों को पीने के पानी की सुविधा हो गई है। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मतलब एक पर्यावरण पुरुष के रूप में भी आपको लोग देखते हैं, और जो उसके पहले आपने कांवड़ के लिए एक धार्मिक स्वरूप को आपने बढ़ावा दिया, अच्छे पुनीत कार्य के लिए, उसको भी लोग याद करते हैं। नहीं तो खैर जीवन में एक बार श्रीवास्तव जी बताइए। लगभग 1987 से लगा करके और 91 तक लगभग 5-7 आदमी ऐसे हुए हैं जो एक्सीडेंटल में लोग छोड़ के चले जाते थे, लेकिन मैं उन्हें अपने रिस्क पर कई बार हॉस्पिटल लेकर के गया। कई केस तो ऐसे थे कि जो बिल्कुल ही डेड बॉडी डिक्लेयर कर दिए गए थे, उन्हें मैं लेकर के गया, ले जा करके फिर मैंने हॉस्पिटल में इलाज कराया। उस पर मुझे, देखिए मैं मियाँ मिट्टू नहीं बन रहा, उस पर मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर PN भगवती जी ने बहादुरी पुरस्कार से मुझे नवाजा। तो मुझे लोग बहादुरी पुरस्कार प्राप्त व्यक्तित्व के नाम से भी लोग जानते हैं। नहीं सर, पूरा गाजियाबाद, पूरा NCR की बात कर रहा हूँ। रूपचंद नागर को लोग बहुत ही सम्मानित व्यक्ति, और ये भी जानते हैं कि अगर ये जिस चीज़ के लिए आप ठान लेते हैं उसे पूरा करते हैं। सर आज की मतदाता की जो टीम है उसमें मुझे यही कहा गया है कि आपका जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है वो बड़ा व्यापक रहा है सर, और मैं चाहता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं वो उन तक ये बात पहुंचे कि एक वैद्य के रूप में
कब ये आपके दिमाग में ये बात उपज में आई? कौन आपके गुरु थे? क्या सोचकर आप इस क्षेत्र में पदार्पण किए और क्या क्या चीज़ों आप इसको लेके आप आगे आए? एक्चुअली ध्यान की बात नहीं है, मेरे कब ध्यान में आया। मेरा जो परिवार है वो ईश्वर की कृपा से संपन्न परिवार रहा। मेरे दादाजी बड़े जमींदार रहे हैं, 4-5 गांव के मालिक रहे हैं, तो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। औषधियों से, पेड़ पौधों से बहुत उनका लगाव रहा। यहीं से जब अनेक गौशालाओं के लिए वो, ये कब की बात है? ये बात है अब से 50 साल पहले। 50 साल 50 साल पहले। तो उसी उसमें आप रमे जमे, उसी में आप पले पड़े। हाँ, तो वो संस्कार मुझे मिले। तो दादा के यहाँ से अनेक गौशालाओं के लिए, अनेक आश्रमों के लिए अनाज जाता था। अनेक आश्रमों के लिए दादाजी भूसा देते थे। उसी में एक आश्रम था काठगोदाम से ऊपर, जहाँ आज उत्तराखंड बोलते हैं, उस जगह, वहाँ संत श्री माली जी महाराज हुआ करते थे। संत श्री माली जी महाराज तो बड़े संत थे, और दादाजी का वहाँ सामान जाता ही था। वो आयुर्वेद के प्रकांड पंडित थे। दादाजी ने मुझे उनके पास सीखने के लिए भेजा था। प्यार करते थे दादाजी आयुर्वेद से भी, मुझसे भी। वहाँ मैंने ये शिक्षा ली। दादाजी का जो रुझान था, हाँ, उसकी वजह से आप उसमें हाँ, इन्वॉल्वमेंट आपका बढ़ा। फिर पिताजी का भी रुझान ऐसा रहा उनकी साइड में। उसी दौरान में जब महामारी का या इसका जिक्र हम करते थे, तो गुरुजी हमारे जो थे वो हमको औषधि ज्ञान देते थे, और जा करके फिर हमको बताते थे। ये भी बताते थे कि आने वाले 20 साल बाद में क्या होगा, 50 साल बाद में क्या होगा, 30 साल बाद में कौन सी बीमारी आएगी। तो उसी में कैंसर का जिक्र भी उन्होंने बताया, मुझे उन्होंने दवाई दी। लेकिन वो दवाई स्पेशल मुझे नॉलेज देख करके ये ज्ञान भी दिया कि प्रत्येक, उन्होंने बताया, मुझे उन्होंने दवाई दी। लेकिन वो दवाई स्पेशल मुझे नॉलेज देख करके ये ज्ञान भी दिया कि प्रत्येक व्यक्ति की दवाई अलग उसी हिसाब से बनानी चाहिए। मैं प्रत्येक व्यक्ति जो कैंसर के लोग आते हैं, मैं उन्हें देखता हूँ, क्योंकि ये दवाई बड़ी मेहनत से बनती है। 4-5 घंटे एक मरीज की दवाई में लग जाते हैं। इसलिए मैं 1 या 2 मरीज ही दिन में देख पाता हूँ, ताकि उनको पूर्ण रूप से मैं सफल कर सकूँ। सर थोड़ा सा और विस्तार समझाएंगे सर? जब ये पहले तो कोई डिग्री होती नहीं थी, अब MBBS हो गया, BDS हो गया, MD हो गया। पहले जो अनुभवी लोग होते थे वही वैद्य का रूप में मतलब समाज में काम करते थे सर। तो दादाजी और जो आपके बता रहे हैं माली जी, उनके सानिध्य में आपने इस चीज को सीखा, अनुभव लिया, सीखा। मैं चाहूंगा सर, वर्तमान समय में एक बिल्कुल कितने वर्षों से इसमें लगन से आप काम कर रहे हैं वैद्य वाले क्षेत्र में? वैद्य वाले क्षेत्र में पिछले 50 साल से काम कर रहा हूं। पिछले 50 साल से? पिछले 50 साल से काम। मेरी 70 साल एज होने जा रही है। कागजों के हिसाब से थोड़ी सी कम है, बाकी उस समय ऐसे लिख दिया। सर लगते नहीं आप 50 साल के, तो 70 साल में पूरी एज होगी। 50 साल का अनुभव है मेरे? 50 साल का अनुभव है, बल्कि 53 साल का अनुभव है। 53 साल का। सर एज ए वैद्य जो है, किन किन चीजों का इलाज जो है आपके द्वारा संभव हो पाता है? मेन काम तो मैं आजकल कैंसर का ही कर रहा हूँ। और इसके अलावा? और मैं तो बल्कि कई बार मैंने लिखा भी है सरकार को भी, मैं लोगों से भी कहता हूँ, जड़ी बूटियाँ बताता हूँ। मैं जिस गाँव में जाता हूँ कि किसी दिन मैं आपके यहाँ आऊँगा, 1 कप चाय पीऊँगा, तो मैं आपके माहौल को देख करके आपके घर में कितनी जगह है, मैं चाहता हूँ 2 इंच जगह भी है किसी के पास, तो 2 इंच जगह में भी एक पौधा बो करके लगाया जा सकता है, ताकि आपके उसमें लाभ हो सकता है। तो औषधियाँ बहुत हैं ऐसी। प्रत्येक गांव में जाता हूँ, जिस गांव में गया हूँ, तो उसमें मैंने लोगों को बताया, भाई इस गांव में ये पीछे आपको बताया ना कोविड आया था, उससे पहले डेंगू आया था, तो मैंने यहाँ अपनी कॉलोनी के सारे लोगों को बताया, डेंगू में प्लेट कम हो जाती है, इसके लिए आप सहजन का इस्तेमाल करें, जिसको ड्रामेस्टिक बोलते हैं। लोगों ने सहजन खाई। बल्कि एक दिन तो हमारे यहाँ एक वो है प्रेस वाला, उसका बेटे को डेंगू हो गया और हॉस्पिटल में चले गए। मैं था नहीं, और हॉस्पिटल से आने के बाद में पता चला कि उसकी तो आंखों से, नाक से, कान से खून जा रहा है, और पैसे वैसे सब ले लिए और उसको डिस्चार्ज करके भेज दिया, कभी ये नहीं बचेगा, ले जाइए। पत्नी ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे श्याम का बेटा है। तो मैंने कहा डेंगू क्या है, प्लेट कम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में उनका एक क्रिश्चियन है हमारे, तो उनका मकान है, उसके बराबर में वो खड़ी है सैन्य, उसको चबाइए ना, बाकी मैं कल ला रहा हूँ, और घर में पाउडर रखा है, उस पाउडर को दे दीजिए।
आप यकीन नहीं करेंगे, जितनी देर में मैं 24 घंटे में अगले दिन आया तब तक इन्होंने 20 खुराक उनको 10 खुराक दे दे दिए और वो अगले दिन ठीक हो गए और उससे धीमी गति से होकर के आज वो मेरे 418-19 साल का हो रहा बच्चा ठीक हो गया। तो मैं तो हर गांव में जाकर के बताता हूँ मतलब प्राकृतिक औषध जो है हाँ उसको आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देते हाँ। आ रहे हैं। पीछे जो कोविड हुआ था, कोविड में भी अनेक मैंने बनाया था यहाँ काढ़ा, लोगों को बताया था कि ये ले लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, तो लोगों ने लिया तो सारे लोग ठीक हुए। फिर मैंने एक लिक्विड भी बनाया था लोगों को देने के लिए, लोगों ने लिया। मेरी कोई पब्लिसिटी तो है नहीं ना, मैं कि आपने देखा होगा मैं किसी व्हाट्सएप पे जब मैं आता हूँ सुबह तो लोग बताते हैं मैं ठीक हो चुका हूँ। हाँ मरीज तो मिलते हैं लेकिन उसमें से कुछ ऐसे मिलते हैं कि मैं ठीक हो चुका हूँ। और कैंसर का मरीज ठीक करना सर बहुत एक चमत्कार ही है। आज के समय में इतना केमिकल युक्त भोजन चल रहा है, इतना प्रदूषण हो गया है पूरे देश में। वैसे मैं तो इसे चमत्कार नहीं मानता क्योंकि नाम बदलते रहते हैं, रोग वही रहते हैं। अच्छा। जो है जैसा एड्स को कहते हैं, एड्स को ऐसा डरा दिया इन्होंने, HIV करके ऐसे डरा दिया है जबकि वो सुजाक का बिगड़ा हुआ रूप है। तो वो भी आपके द्वारा बहुत आसानी है। नहीं उनको तो मैं इलाज करता ही नहीं है, उनको तो मैं दवाई बता देता हूँ, तो ये करके ये कर ले जाकर हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। और जो पेशेंट आते हैं ये तो पैसे खर्च भी करे, इसमें हिम्मत है मेहनत कर सकता है, तो ये औषधियाँ हैं, इन औषधियों को बाजार से खरीद ले या फिर अपना कहीं जंगल में से ढूंढ ले, काम कर ले। सर बस थोड़ा कैंसर पे आते हैं और क्योंकि आपका भी उस समय बड़ा इम्पोर्टेंट है सर, उसमें से आप तो कैंसर सर वर्तमान में जैसे कि मुख का कैंसर होता है, पेट को होता है, बहुत तरह के कैंसर होते हैं। तो कैंसर होने के प्रमुख कारण क्या है और किस तरह से उनको आप ठीक करते हैं सर? नब्ज देख के बगैर एक्सरे किए हुए, ये एक बहुत ईश्वरी तकनीकी आपके पास है सर। देखो सबसे बड़ी मैं बात बताता हूँ, और क्योंकि आपके श्रोता है, पूरे देश का श्रोता सुन रहा है। जी। कैंसर का पहला लक्षण बताता हूँ। जो कैंसर शरीर में बॉडी में कहीं भी हो जाता है, पहला लक्षण ये, हाँ कहीं भी हो जाता है। पहला लक्षण उसका ये बनेगा कि जो ग्लैंड्स है यहाँ पे हमारे, ये सूखने शुरू हो जाते हैं। और वो जब ग्लैंड सूखने शुरू होते हैं तो उनकी जो जीभ है, उस ग्लैंड्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या वो गाँव वाले कैसे समझेंगे? गल ग्रंथि। अच्छा, गल ग्रंथि जो है, गला जो है सूखने लगता है। और इसकी जो जीभ है हमारी, जीभ पर तरल पदार्थ आना बंद हो जाता है, ये सूखनी शुरू हो जाती है और रस नहीं बनता। जो आदमी भोजन करता है, दवाइयाँ लेता है, उनको डाइजेस्ट करने के लिए लार की आवश्यकता पड़ती है और शरीर में लार बननी कम हो जाती है। तो हमारे गुरुजी का आदेश के अनुसार अगर किसी को मतलब लार बनना कम हो जाए और गला सूखना लगे तो लगना चाहिए कि कैंसर के लक्षण उसमें हो सकते हैं। मतलब संभावनाएं हैं रोग के साथ में। फिर उसकी हम जो दवाई देते हैं वो सबसे पहले जीभ को तर करने की या ग्लैंड को चालू करने की दवाई देते हैं। जैसे ही वो शुरू होती है सारी दवाइयाँ आपको डाइजेस्ट हो जाएगी, सारा भोजन आपको। देखिए हम जो भोजन करते हैं उससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जो भी हम खाना खाते हैं वो शरीर में काम करता है, उसी से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और जब वो हजम नहीं होगा, हमारे आते हमारा शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो खाया पिया सब बेकार है। तो इसलिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो सर कैंसर और उसको ठीक करती है, उसको डाइजेस्ट करती है लार। तो सबसे पहला सूत्र जो मेरे गुरुजी का है वो लार बनाने का काम है। लार बनेगा तो बीमारियां कम हो जाएंगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। सर वर्तमान में जो कैंसर है, कैंसर इंस्टीट्यूट बहुत खुल गए हैं, चाहे वो राजीव गांधी हो या बड़े बड़े स्थापित हो, उसको डाइजेस्ट करती है लार। तो सबसे पहला सूत्र जो मेरे गुरुजी का है वो लार बनाने का काम है। लार बनेगा तो बीमारियां कम हो जाएंगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। सर वर्तमान में जो कैंसर है, कैंसर इंस्टीट्यूट बहुत खुल गए हैं, चाहे वो राजीव गांधी हो या बड़े बड़े स्थापित हो चुके हैं। लेकिन आपके यहाँ से लोग ठीक होते हैं तो थोड़ा सा मतलब कृपा है दादा की, आपके गुरुजी की, या क्या वजह है, या आपकी जो प्रैक्टिकल अनुभव है? नहीं, असल में मैं बहुत पुराना 50 साल से देख रहा हूँ। जंगल की औषधियाँ हैं और जंगल की औषधियाँ तो बोलती हैं। जी। बशर्ते कि कोई आदमी समझदार हो, जानने वाला हो तो बोलती हैं। बोलने का मतलब ये नहीं वो आवाज लगाती हैं, उनके लक्षण बताते हैं। जैसे मैं छोटा सा आपका टाइम रोक करके बता दूं, पीपल का पत्ता वो ये हमें दर्शाता है। पीपल का पत्ता कहता है, हे वैद्य जरा मुझे देख कि मेरी बनावट दिल की तरह क्यों। जब उस पर सर्च करते हैं तो पता चलता है
कि दिल की धड़कन को ठीक कंट्रोल करने के लिए पीपल का पत्ता काम आता है। पेड़ का नाम है अर्जुन। अर्जुन का मतलब, अर्जुन कहता है, हम जब उसमें देखते हैं अध्ययन करके, अर्जुन का मतलब है कि दिल वाला, जिसका सवा शरीर का दिल हो। इसका मतलब है कि अर्जुन दिल के काम आता है। अपामार्ग औषधि का नाम है, अपामार्ग, जिसको चिटचिटा बोलते हैं। अपामार्ग का मतलब है जो रास्ते अवरुद्ध हो गए हो शरीर के, उनको खोलने वाला, उसे अपामार्ग कहते हैं। ऐसी प्रत्येक औषधि का, मैं ऋषियों का बहुत बड़ा ऋणी हूँ। ये दुनिया ऋषियों की बहुत बड़ी ऋणी है। और आप नहीं, एलोपैथी तो अब आई है 200 साल से, 150 साल से, होम्योपैथी भी अभी आई है, लेकिन लाखों साल से, हजारों साल से ये आयुर्वेदिक की चली आ रही है। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति के पत्ता, उसकी बनावट, उसका नाम, उनसे यदि देखा जाए ना गौर करके, तो बहुत बड़ी बात नहीं होती। राइट सर। तो तकरीबन देखा जाए कितने मरीजों को ठीक कर चुके होंगे सर, एक अंदाजन? मेरे विचार से ये तो मैं 1000 से ज्यादा काउंटिंग नहीं कर सकता। हाँ, 1000 से तो ज्यादा, 1000 से ज्यादा। और सर अभी भी एक सवाल मेरे मन में है, क्योंकि आप सामाजिक असल में बात ये है श्रीवास्तव जी कि मेरा ये कोई प्रोफेशन नहीं है। लेकिन सर अब मैं बता रहा हूँ ना कि मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, ना मेरा ध्येय पैसा कमाने का है। मेरा ध्येय तो ये है कि जो आदमी, चाहे बेशक मैं सप्ताह में एक आदमी की दवाई तैयार करूँ, लेकिन उसे शुद्ध करूँ और वो ठीक करूँ। भीड़ लगाने से या पैसा कमाने से मेरा कोई वास्ता नहीं। सर एक बड़ा सामाजिक सवाल है सर, हमेशा जो है दवाइयाँ खर्चा का होती हैं, और कभी कभी गरीब आदमी को भी इस तरह के कैंसर वगैरह हो जाती है। हाँ? तो ऐसी स्थिति में उसकी आर्थिक रूप से अगर वो कमजोर है, तो क्या रूप से नागर की तरफ से उसको सहयोग होता है? हाँ, बहुत सारे योग तो करता हूँ मैं। जो लोग आते हैं, कई तो ऐसे भी होते हैं, मेरे पास में ऐसे लोग भी आए हैं जो खुद ठीक हो गए, और ठीक होने के बाद में उनके सामने कोई गरीब आदमी आ गया, या वो मुझसे कह करके गए वो कोई ऐसा आदमी आए तो हम मदद कर देंगे, क्योंकि हमारा काम तो बहुत सस्ते में निमट गया। तो फिर मैं उनसे संपर्क करवा देता हूँ। कई बार तो यहाँ बैठे बैठे भी कई पेशेंट ऐसे हैं जो खर्चा तो उन्होंने दिया है और वो ठीक हो गए। तो वो व्यवस्था भी कहीं कहीं आप अगर सब महसूस करते हैं तो कहीं बहुत सारे बड़े लोग जो ठीक होकर के गए हैं, और वो लोग इस बात को कहते भी देते भी। जी। वैसे ही मैं जो देहात से लोग आते हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ पैसा बड़ी मुश्किल से बनता है। आज के युग में सब कुछ संभव है, लेकिन पैसा बनाना ही असंभव है। इसलिए इसको जान पूछ करके ज्यादा खर्च नहीं कर, वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप मेहनत कर सकते हो तो मैं आपको औषधि बता दूंगा, तो मैं उन्हें औषधि बता देता हूँ, ये औषधि अपना लीजिए। कई बार तो ऐसा है कि कैंसर के लक्षण या कैंसर को बता देते हैं डॉक्टर, और उसमें कैंसर होता ही नहीं, तो मैं कह देता हूँ कैंसर तो है ही नहीं, तुम जा करके ये दवाई ले लीजिए घर से। बहुत सारी दवाइयाँ जो गांव में खड़ी हैं, उनको ले लीजिए ना। लेकिन सर बस एक बात और मैं करूँगा, ये आपकी तारीफ में नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई है। बहुत ऐसे भी मरीज मेरे सामने आए हैं जो कि पूरी दुनिया में घूम चुके, और उसके बाद उनका कैंसर ठीक नहीं हुआ, और आपके संपर्क में आए तो उनका कैंसर ठीक हो गया। वो कैसा चमत्कार था, ये आपने चर्चा किया था एक बार, बहुत कोई फीमेल थी सर। देखिए, जहाँ तक उनका सवाल है, दो बातें हैं। एक होता है रोग, मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, वेद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आयुर्वेद वेद का 5वां उपवेद है, इसी में से निकला है, वेद में से निकला है। वेद माने सत्य के हैं, तो आयुर्वेद माने आयु भी सत्य की है, और सत्य का मतलब ये है कि हम सही रास्ते पर जाएं। अब मान लिया दवाई रोग कान का है, लेकिन उसकी जड़ तो पेट में है। यदि हम पेट की दवाई नहीं देंगे, कान की दवाई देते रहें, तो ठीक नहीं होगा। उसका देखने के लिए जरूरी है कि रोग की जड़ कहाँ है, उसके बाद फिर हम दवाई बताते हैं, भाई ये दवाई तो है, जड़ तक पहुंच जाते हैं आप। तो और जहाँ तक उसका सवाल है ठीक होने का उनका, देखिए दो बातें होती हैं, एक रोग होता है, एक भोग होता है। जो रोग है, रोग का इलाज है, भोग का इलाज नहीं है। हमारे प्रारब्ध है, क्योंकि आयुर्वेद या वेद प्रारब्ध को मानता है, हम भी प्रारब्ध को मानते हैं। तो अब देखिए, प्रारब्ध का ही तो कारण है कि मैं जिस घर में पैदा हुआ, बड़ा खानदान है, बड़ा घर है, उसके बावजूद मैं इस लाइन में आ गया, और उसके बावजूद दुनिया के पास में बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मैं आज भी किराए पे रहता हूँ। क्योंकि मुझे परमात्मा, दादा का भी यही कहना था, मेरे गुरुजी का भी यही कहना था कि आप उतना लो जिसमें आपकी उधर पूर्ति हो जाए, आपको जोड़ करके नहीं जाना दुनिया के लिए, दे के जाना है। तो मैं तो उतना लेता हूँ जिससे मेरा गुजारा हो जाए, मेरे मकान का किराया चला जाए, मेरे बच्चों का काम चल जाए, खाना बन जाए। आप लोग आते हो, आप लोगों के चाय नाश्ते का इंतजाम हो जाए। रूपचंद नागर जी, बहुत मन कर रहा बात करने का, लेकिन आपने इतने मुझे समय दिया था। फिर किसी विषय पे हम बात करेंगे। ये हमारे रूपचंद नागर जी हैं, जिनके बारे में अगर बात की जाए तो कई दिन लग जाएगा। स्वास्थ्य के प्रति, सामाजिक चेतना के प्रति, और एक दूसरे को सपोर्ट और भला
उसको सपोर्ट करने के लिए कभी पीछे नहीं रहते। मैं प्रेम श्रीवास्तव, न्यूज़ 19 आवाज का मतदाता टीवी गाजियाबाद। धन्यवाद।